नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा योर माइंड ओपनर चैनल से आज एक खास मुद्दे पर बात करने के लिए हम लोग एक इकट्ठा हुए हैं। और मुद्दा है हर इंसान की वो आवाज जो हॉस्पिटल्स हॉस्पिटल्स में भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जो मनमानी है, जो लूट उन्होंने मचा रखी है, जो एक तरह से मैं कहूंगा दादागिरी भी है, उस दादागिरी, उस मनमानी और उस लूट के खिलाफ, उस अत्याचार के खिलाफ जो वो अपने पेशेंट्स के ऊपर करता है, उनके केयर टेकर्स के ऊपर हॉस्पिटल्स कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम एक आवाज उठा रहे हैं, एक मूवमेंट शुरू कर रहे हैं। मैं आज इस चर्चा में जो हमारे साथ विशेष मेहमान हैं, मैं उनका थोड़ा परिचय करा दूं। हमारे साथ श्रीमती दीप्ति गुप्ता जी हैं। आप एमटेक हैं अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग से, और प्रेजेंटली आप जो हैं डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल बिजनेस वैल्यूअर्स एसोसिएशन में। एंड हमारे साथ श्री तपन मोहंती जी हैं, आप भोपाल से हैं, आप डीन रह चुके हैं लॉ कॉलेज भोपाल से। एंड हमारे साथ मशहूर क्रिमिनल लॉयर दीपक शर्मा जी हैं, दिल्ली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते हैं। और हमारे साथ और भी एक दो मेहमान जुड़ेंगे, मैं उनका परिचय उनके ज्वाइन करने पर कराऊंगा। तो मोहंती जी, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूँ। आपका भी एक बहुत लंबा अनुभव रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बारे में, और आपने सुना भी है, भुगता भी है। तो क्या ये रवैया है, इसमें पहले तो हम इसको हाईलाइट करते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या सॉल्यूशन हो सकता है। जी मोहंती जी। जी, प्राइवेट हॉस्पिटल के जो प्रॉब्लम्स है वो मैं इस तरफ मानता हूँ कि एक तो ये होता है कि हर आदमी की स्वास्थ्यगत समस्या होती है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल हम इसलिए जाते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि आप चिकित्सा तुरंत में हो जाए, आप फैसिलिटी जाते हैं, या ये जो सोच के मान के चलते हैं। लेकिन उसके पीछे जो मंशा अब हम देख रहे हैं कि एक तो आप कहने की लूटपाट मचाने की इच्छा है। ठीक है, हर बिजनेस प्रॉफिट के लिए है। लेकिन हेल्थ तो एक सेक्टर ऐसे होता है जहाँ पे प्रॉफिट से सर्विसेज को ज्यादा इंपोर्टेंस दी जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हम देख रहे हैं, वहां पे क्या है कि लोगों को शोषण करने के लिए एक रवैया बन गया है। दूसरा चीज ये होता है, एक तो लोगों को आर्थिक रूप से करते हैं और इंश्योरेंस पाने के साथ भी जुड़े हुए रहते हैं। अगर हॉस्पिटल में जाएंगे पाएंगे कि आपके पास इंश्योरेंस है तो आप अलग लाइन में आ जाइए, इंश्योरेंस नहीं है तो अलग लाइन में आ जाइए। तो ठीक है, एक तो इंश्योरेंस का सेक्टर है, क्योंकि इंश्योरेंस होता है तो क्या करते हैं, इंफ्लेटेड बिल देते हैं और वो कंपनी से उपसे होती है। अब भाई सरकार ने आयुष्मान योजना कर दिया, उसका भी एक लाभ वो लोग उठाते हैं। तो इस तरफ देखते जाते हैं तो यहाँ पे इलाज तो कम होती है लेकिन बिजनेस ज्यादा होती है। और हम लोग देखना चाहते हैं कि यहाँ पे सस्ते जाते देखें, बट उनके जो शोषण हो रहा है इसको बिल्कुल सामने उजागर करना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि राइट टू हेल्थ बिल ला के रेगुलेट करना। जी। लगता लगता है कोई इंटरनेट में प्रॉब्लम है। हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़ गए हैं, शिवाजी सरकार जी। शिवाजी सरकार जी बहुत प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, आप प्रोफेसर भी रहे हैं मास कम्युनिकेशन के, और बहुत ही जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हैं। हर तरह की प्रॉब्लम्स में, देश में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम जितनी भी हैं उनके बारे में मुखर होकर बोलते हैं और बेबाक होकर बोलते हैं। और इनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये निडर है, ये डरते नहीं, इन्होंने बिल्कुल पत्रकारिता का जो धर्म है वो इसको बखूबी ये जानते हैं। तो सरकार साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है वाईएम न्यूज चैनल में। आप आए, बहुत शुक्रिया। और मैं तुरंत आपके पास ही आ रहा हूँ। हमारी जो मुहिम है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अत्याचार के खिलाफ, मनमानी के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, दादागिरी के खिलाफ, इसमें हम जानना चाहते हैं आपसे कि आपके संज्ञान में, आपकी नॉलेज में उनका किस तरह का रवैया आया है, और क्या क्या वो घपलेबाजी हॉस्पिटल्स करता है। हम जानना चाहते हैं, और हमारे जितने दर्शक इस बातचीत को सुन रहे हैं वो भी जानना चाहते हैं। जी सरकार साहब। देखिए, घपले इनके तो जैसे आप इनके सीढ़ी पे चढ़ते हैं घपले शुरू हो जाते हैं। जी। ये जो है, देखिए, सबसे पहली चीज जो है, मोहन साहब कह रहे थे कि उन्होंने एक बिजनेस बना लिया है इंस्टेड ऑफ सर्विस। और पहले जो कॉन्सेप्ट था चैरिटेबल हॉस्पिटल्स वगैरह का, जो भी कॉन्सेप्ट रहा है, सरकारी की हम बात नहीं कर रहे हैं, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट यही था कि हम सही इलाज करें, लोगों को सही चीजें मिले, वो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल के बाहर जाएं, और हमें उसमें
जो है मिनिमम हमारे एक्सपेंसेस हैं ज्यादा से ज्यादा वो वापस आए, ये था। और किसी भी रोगी पर ज्यादा जो है कोई बोझ न पड़े। अब उल्टा हो गया पूरा पूरा। अब यह है कि रोगी पे बोझ पड़े, रहे न रहे, मरे या न, उसकी जिम्मेदारी है, हॉस्पिटल की कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। तो वहां से जब शुरू होता है, मैं 2-3 केसेस का ही मैं जिक्र करूंगा। मैं एक जिक्र जी करूंगा बैंक साकेत का। वहाँ जी मेरे एक मित्र हैं और बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं। उनकी वाइफ को कुछ परेशानी कुछ दिनों से हो रही थी। एक शाम को जो है वहां जाने लेके उनको, और वाइफ जो है अदरवाइज शी वाज फाइन, शी वॉकड इनटू द डॉक्टर्स रूम। उन्होंने, डॉक्टर्स ने पता नहीं क्या समझा दिया उनको। शाम को वो पहुंचे और उन्होंने कहा कि आपकी तो हालत बहुत खराब है और ऐसा नहीं होगा तो पता नहीं कल आप होंगे नहीं होंगे वगैरह करके उनको इतना डिमोरलाइज करके वो तुरंत एडमिट हो गए। एंड यू वोंट बिलीव, नेक्स्ट मॉर्निंग वेंटिलेटर। और वो फिर जी हॉस्पिटल से वो ही नहीं, 3-4 दिन रख के रखा, 10-15 एंड शी केम आउट डेड। एक और बड़ा छोटा सा इंसिडेंट था। ये इंसिडेंट था जॉली ग्रांट देहरादून का। मेरे एक फ्रेंड थे, उनकी बच्ची थी छोटी ऐसी, 12-13 साल की ऐसी रही होगी। तो सडन बहुत ले आया वहाँ, चूंकि वो रुके में थे, वो जॉली ग्रांट में वहाँ भी आया, बट शी डिडंट गेट द रिलीफ। तो मैं उनको फिर एम्स में लेके गया। ओपीडी में आई वुड से जितने भी एम्स में डॉक्टर्स होते हैं, दे शो कॉन्शियस एंड डेडिकेटेड। 2 बजे तक उनकी ओपीडी खत्म हो जाती है और 4-5 बजे तक शायद ही कोई ओपीडी है जो एक्चुअली बंद हो पाती होगी, इतनी वहां भीड़ रहती है। और साथ डॉक्टर्स जो है बहुत लगन से हर एक को देखते हैं। इनके साथ भी हो, चूंकि मेरे साथ गए थे, डॉक्टर ने कहा बैठ जाइए, थोड़ा सा खाली होता मैं अच्छी तरह से देख के फिर बताता हूँ। उन्होंने वही किया और देख के उन्होंने सारा कुछ कहा कि कहा नहीं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। एक छोटा सा टैबलेट दिया, उन्होंने कहा ये लीजिए और नहीं जरूरत नहीं है तो 1 हफ्ते बाद आप जो है आ जाइएगा। दोबारा उनको कभी आना ही नहीं पड़ा। वो जो है उसी एक दवा से वो सही हो गए। इसी तरह से और भी कई जो हैं, मैं ये बयान कर सकता हूँ कि क्या क्या समस्याएं होती है। और हर एक में, हर केसेस में हमने ये देखा, चाहे मेरे बच्चे गए हों, कुछ बिल्स पे जो है आप जब तक अच्छी तरह से बार्गेनिंग नहीं करते हैं, इफ यू आर इन कैपेबिलिटी टू डू दैट, बिल्स कभी सेटल नहीं हो सकते हैं। दूसरी एक चीज और है, जिस इंश्योरेंस का जो बिजनेस है, ये जो है ये भी बहुत जबरदस्त जो है। ये जो इनके ज्यादा से ज्यादा जो बिल दिलवाते हैं इनको, उस पर जबरदस्त कमीशन वो भी लेते हैं। इंश्योरेंस पे जो है, जब आप इंश्योरेंस को लेते हैं तो कोई भी इंश्योरेंस जो है, जो इसका एक्चुअल कॉस्ट जो है उससे जो है कम से कम 55% टू 60-65% एक्स्ट्रा वो प्रीमियम लेते हैं, इवन नॉर्मली। दैट्स, और वो कहाँ जाता है, वो डिफरेंट तरह के जो उनके कमीशन वगैरह है उनको जाता है। तो कमीशंस में, यानी कि एक्चुअल कॉस्ट जो है किसी भी इंश्योरेंस का इज नॉट मोर देन 35-40% जो कि एक्चुअली वो चार्ज करते हैं। नंबर वन वहां शुरू होता है। दूसरी चीज है, जो हॉस्पिटल्स जो है उनको जो इतने ज्यादा पेमेंट मिलते हैं, तो उसमें भी उनको 35-40% उनको मिलता है। 10 लाख का बिल दिया तो उनको भी 3 से 4 लाख उनको भी मिलता है। तो इस एस्पेक्ट को हम जो है इग्नोर कर जाते हैं। कि हम सोचते हैं कि इंश्योरेंस दे रहा है तो इंश्योरेंस पे तो बोझ बढ़ रहा है। वो यही कहते हैं कि हमारे ऊपर तो बहुत बोझ बढ़ रहा है, हमारे जी प्रीमियम आप बढ़वाइए हर साल। यही आर्गुमेंट होता है। सो ये कई तरह के नेक्सस जो एक साथ काम करते हैं। दूसरी चीज, हॉस्पिटल के अंदर आप चले जाते हैं तो उसके बाद तो आपको, जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे आपका पेशेंट बाहर आ ही नहीं सकता है। ये भी जो है लीगली रॉन्ग है। तो जी कई तरह के जो डायमेंशंस हैं उसको हमें देखना पड़ेगा। और इन सारी चीजों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर को बहुत अच्छी तरह से हमने देख लिया, बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। प्राइवेट सेक्टर सर्विस के अलावा सब कुछ देती है आपको, हर तरह के टेंशन, हर तरह की परेशानी, हर तरह की चीजें देगी, पैसे वसूल लेगी, एक्सप्लॉयटेशन करेगी। प्राइवेट सेक्टर आपको कोई सर्विस नहीं देती है। तो मेरा एक गुजारिश है कि हमें अब प्राइवेट को छोड़ के वी मस्ट स्ट्रेंथन द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर जो बिक रहे हैं वो बंद होने चाहिए। और जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं
जो भी थोड़ी सी भी बाएं से दाएं करता है उनका नेशनलाइजेशन कर लेना चाहिए, और उसके अलावा कोई हिंदुस्तान में मुझे नहीं लगता है कि और कोई सॉल्यूशन है। जी, बहुत बढ़िया आपने बात कही कि प्राइवेट सेक्टर जो देता है सिवाय सर्विस के सब कुछ देता है। वाकई यही बात सच है। मैं डॉक्टर दीप्ति गुप्ता जी आपके पास आ रहा हूँ। आप अपना शेयर जी ये करिए, इस बारे में क्या आप कहना चाहेंगे, जो मुद्दा है हमारा आज। देखिए देखिए जो आज का मुद्दा है हमारा, ये बहुत ही विषय बहुत टाइम से जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, लेकिन इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो हमने लास्ट 2 इयर्स में देखी, जब से हम कोविड-19 ने एज अ पैंडेमिक हिट किया। हमने देखा कि कितने ही लोग जो है हॉस्पिटल में जो जा रहे हैं, जो छोटी छोटी चीजों के लिए जो बहुत कम दामों में मिलती है, उसके एग्जीगरेटेड रेट्स उनसे लिए गए और उनके पास कोई चारा नहीं था। उसके बाद भी उनको वो फैसिलिटीज नहीं मिली, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिली, किसी को बेड नहीं मिले। सिर्फ एक घर से हॉस्पिटल ले जाने के लिए एक एम्बुलेंस ने भी 4 से 5 टाइम्स चार्ज किया एक इंसान को। और एक मिडिल क्लास ने सब कुछ कोशिश करी, फिर भी उसे बेड नहीं मिले। ठीक है, चलिए वो तो इमरजेंसी हमने देखी, लेकिन जो एक्स्ट्रा चार्जेस करे गए ड्यूरिंग दिस टाइम, वो हमारी जो हेल्थ इंडस्ट्री है उसकी जो कमी है उसको बताता है कि उसके ऊपर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है कि कौन कितना एग्जैक्टली चार्ज कर रहा है। एग्जैक्टली राइट, कोई उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि प्राइवेट हॉस्पिटल सर्विसेज नहीं देते, बहुत अच्छी सर्विसेज मिलती है वहां पे, पर्सनल अटेंशन भी मिलता है, लेकिन चेक जरूरी है उनके ऊपर कि वो जो हमको टेस्ट लिख के दे रहे हैं क्या वो सारे जरूरी हैं, क्या ये जरूरी है कि जहां से वो रिकमेंड कर रहे हैं वहीं से किया जाए। क्या एक ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए जो इन सब चीजों पे चेक रख सके कि जो वो प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं दे आर लीगली करेक्ट और नॉट, या फिर उनके ऊपर एक कंट्रोल होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम प्राइवेट सर्विसेज जारी रखते हुए उस पर एक प्रॉपर कंट्रोल अगर हम रखेंगे, तो इसको हम बहुत कुछ अलाइन कर सकते हैं अपने हेल्थ इंडस्ट्री। ऐसे एग्जैक्टली बहुत सारे केसेस हैं, मैं आपको रीसेंट एक केस बताती हूँ जिसमें हमारे एक एमएसटी के अग्रवाल एडवोकेट जी हैं, उनके एक सहायता कर्मी को अभी ब्रेन हेमरेज हुआ मेरठ की ये बात है, एंड उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। वहां पे एक हॉस्पिटल ने बोला कि हमारे पास उपयुक्त सुविधाएं नहीं है, उनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। वहां पे शिफ्ट करने के बाद उन्होंने बोला कि हमें प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का लाभ चाहिए। उन्होंने बोला हम न्यूरोलॉजिकल डिपार्टमेंट में इन सब चीजों में हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं करते? एक बताइए। गरीब के पास कोई इंश्योरेंस तो नहीं है, उसके पास तो प्रधानमंत्री ने जो योजना लाया है उसी का बेनिफिट है, उसे वो भी नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि वो उससे अपना बेनिफिट उठाना चाहते हैं। वो ग्राउंड लेवल पे उन्होंने उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया है। तो इसकी रेगुलरिटी इसको कौन देखेगा कि वेदर द पॉलिसीज विच हैज बीन इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट वो ग्राउंड लेवल पे है या नहीं है, मेडिकल जो हॉस्पिटल्स हैं उसे फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो मुझे ऐसा लगता है एक सेपरेट अथॉरिटी ओनली डेडिकेटेड फॉर दिस होनी चाहिए, जो इन सब बिल्कुल ठीक, चीजों के बारे में ध्यान रखता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक्चुअली कुछ लीगल रेमेडीज भी पेशेंट्स के पास है, लेकिन अनफॉर्चुनेट पोजीशन ये है कि लोगों को पता ही नहीं है अपने राइट्स के बारे में और पॉलिसीज के बारे में। और अगर सिर्फ पता और भी दूसरा, नहीं, देखिए अगर आपको पता भी है सर, तो हम्म, सबसे पहले तो उसे ट्रीटमेंट चाहिए ना, वो बाद में करेगा, एक बार एग्जैक्टली हॉस्पिटल से निकल पता जाएगा होने उसके के बाद। बावजूद भी जब आदमी का कोई रिश्तेदार या कोई जी, घर का परिवार का सदस्य रिश्तेदार या अगर बीमार होता है बिल्कुल तो उसका दिमाग गड़बड़ आ जाता है, उसका माइंड का बिल्कुल जो स्टेटस है वो चेंज हो जाता है। वो बजाय इसके कि कानूनी झगड़ों में वो पड़े सिर्फ ये और इधर सुनता है कि उधर डॉक्टर ने लफड़ों में क्या पड़े, कहा मुझे वो यही फॉलो करना है। बस वो कहता है डॉक्टर भगवान है मेरा, जो कह रहा है उसे पहले तो ये करूं बाद में मैं देखूं। और उसके फॉलो बिल्कुल करने के चक्कर में वो अपना रीढ़ की हड्डी तुड़वा बिल्कुल लेता है, मीन्स अपना सब कुछ बर्बाद कर देता है। फॉर्चुनेट होते हैं वो लोग बिल्कुल जिनका पेशेंट ठीक हो जाए, अदरवाइज और तो उसके डेड बाद भी बॉडी ही मिलती बिल्कुल है। जी। जी जी तो जी लीगल रेमेडीज बिल्कुल हम बिल्कुल जानेंगे। हमारे साथ जो क्रिमिनल लॉयर है दीपक शर्मा जी, मैं उनके पास आ रहा हूँ। दीपक जी, हमें किस तरीके से लीगल अवेयरनेस इसके बारे में लोगों में फैलानी पड़ेगी ताकि लोग अपना हक तो जाने कि हमारे ड्यूटी तो है ही है, राइट क्या मैं दीपक जी से साथ में आपके एक सवाल और कर है? जी लेता हूँ। जी जी। आमतौर पर हमने ये देखा है
कि अगर आप पेशेंट को लेके जाते हैं, उसके पास ऑलरेडी हर तरह के टेस्ट के रिपोर्ट्स वगैरह हैं, जो कि हो सकता है 1 दिन, 1.5 दिन, 4 दिन के अंदर कराया हो, हॉस्पिटल वाले कहते हैं हम इसे नहीं मानते, आप दोबारा सारा कराइए। तो बिल्कुल एग्जैक्टली इसको बिल्कुल रोकने के लिए लीगल प्रोविजंस क्या होंगे, तो हम लोग ये भी समझना चाहें। सर जी इसके जी अंदर क्या है कि सबसे पहले तो अवेयरनेस जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट करने चाहिए हमें पब्लिक के बीच में जाके, और ये काम सरकार को और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को मिलकर करना चाहिए। आप किसी भी पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे आपको डीके बसु जजमेंट मिलेगी लिखी हुई, उसके अंदर राइट्स दिए होते हैं। तो ऐसे ही हर हॉस्पिटल के अंदर गाइडलाइंस बाहर होनी चाहिए कि जितने भी वहाँ पे पेशेंट्स आ रहे हैं उनके राइट्स क्या है, वो क्या क्या जान सकते हैं, क्या क्या अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। जैसे अभी बीपीएल के ट्रीटमेंट की बात हो रही थी, तो मैं आपके साथ अपने 2 एक्सपीरियंस शेयर करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि बीपीएल एक्चुअली में एग्जिस्ट कितना कर रहा है इस समय। वहाँ पे जो ईडब्ल्यूएस वालों को फैसिलिटी दी जाती है। जब मैं छोटा था तो हम गली के कोने पे कभी बीमार होते थे तो एक डॉक्टर साहब का क्लिनिक होता था, वहां चले जाते थे। वो हमारी नब्ज देखते थे और एक पर्ची पे 3 दवाइयां लिखते थे, खुराक बना के दे देते थे। पीने को एक लाल रंग का शरबत देते थे, सारे पेशेंट को वही दवाई जा रही थी और वो ठीक हो रहे थे। ना कोई टेस्ट हो रहा होता था, ना कोई एक्सरे हो रहा था, और सारे के सारे पेशेंट उन्हीं से ही ठीक हो रहे होते थे। अब पता नहीं साइंस ने तरक्की करी है या हम पीछे चले गए हैं। अगर आज हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो टेस्ट पे टेस्ट करते जाते हैं। वो कहते हैं हमें एसरटेन करने की एग्जैक्ट कॉज क्या है आपकी बीमारी का, और वो कभी एसरटेन कर नहीं पाते हैं। और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस या मेरी पर्सनल राय ये है हॉस्पिटल को लेके, इनके पास कोई भी मैकेनिज्म है नहीं है ट्रीटमेंट का एग्जैक्ट। ये हिट एंड ट्राई करते हैं। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइएगा, आपको कोई वहां पे जाके एक पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी। कभी आप आए तो आप सेफ हैंड्स हैं। तो सबसे पहले तो अवेयरनेस के वहां पे प्रोग्राम होना चाहिए, वहां स्क्रीन लगी होनी चाहिए, वहां पर डिस्प्ले पे आना चाहिए कि आपको रिफ्यूज नहीं कर सकता किसी। आपको आपके पास पैसे हैं या नहीं है, आपको आइडेंटिटी देनी है या नहीं देनी है अपनी, आपका ट्रीटमेंट सबसे पहले आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। बहुत बार बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बार बार अदालतें ऑर्डर पर ऑर्डर करती हैं, गाइडलाइंस देती हैं, जजमेंट्स देती हैं हॉस्पिटल्स के लिए। वो आते हैं, 2 दिन न्यूज़पेपर में आता है, 1 दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आता है, तीसरे दिन पब्लिक क्या और हॉस्पिटल सब भूल जाते हैं कि क्या गाइडलाइंस आई थी और क्या नहीं हुआ उसके अंदर। इम्प्लीमेंट करना तो बहुत दूर की बात है। तो जब तक अवेयरनेस नहीं लेकर हम अपने राइट्स को लेके, तब तक हम इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक बात है। लीगल रेमेडी दरअसल क्या है? मान लीजिए कोई लीगल रेमेडी ये है कि अगर कोई भी हॉस्पिटल आपको रिफ्यूज करता है ट्रीटमेंट करने से, तो आप इमीडिएटली उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं, और आपके जो टेस्ट ऑलरेडी हुए हैं उसको वो मना नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस वो उसको चैलेंज करें कि ये जो टेस्ट आप जिस लेबोरेटरी से या जिस हॉस्पिटल से करा के लाए हैं वहां पर क्वेश्चन मार्क है। सर दिक्कत ये है, ये लॉ की बात हो गई, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है? प्रैक्टिकल में बिल्कुल ठीक कहा सरकार ने। प्रैक्टिकल में मैं आपको बताता हूँ होता क्या है कि जब जी हॉस्पिटल में खड़े होते हैं तो उस समय हम ना तो पुलिस को याद करते हैं ना वकील को याद करते हैं, हम उस समय डॉक्टर साहब को याद करते हैं, क्योंकि हम उसे मानते हैं भगवान का दूत। डॉक्टर साहब कि भगवान के दूत हैं, ये जो कह रहे हैं वो सत्य है, और ये जो कह रहे हैं हमने उसका पालन करना और उसको मानना। इसी मेंटेलिटी का, इसी मनोस्थिति का ब्लैकमेलिंग होती है। ब्लैकमेलिंग एक तो उसमें और है राजेश जी, उसमें एक चीज और है जो आप कह रहे हैं। जी उसमें जो लोकल पुलिस है और जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, उनका एक नेक्सस होता है। तो पुलिस वाले भी एग्जैक्टली नहीं सुनते हैं अगर आप शिकायत लेके जाते भी है। बिल्कुल। ये जो 29 को जो हमने डेड बॉडी जो हॉस्टेज कर रखी थी मैक्स हॉस्पिटल ने, उसको जो छुड़वाया, वो बेचारे 2 दिन पुलिस के भी धक्के खा के आए। पुलिस ने उनको रास्ता बताया कि आप सीएमओ गाजियाबाद चले जाइए, आप डीएम गाजियाबाद के पास चले जाइए, आप कमिश्नर के पास चले जाइए, वो आपको, या आप ऐसा करें कि कंज्यूमर कोर्ट में चले जाए, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है पुलिस का। ये कह के उनको एप्लीकेशन ऑफ कंप्लेंट भी नहीं ली, कंप्लेंट भी नहीं ली, बोले हमारा बनता ही नहीं। तो दूसरी बात, कंप्लेंट लिखना तो पुलिस के उसमें है ही नहीं। हाँ जी, कि सीएम से लिखवा के लाइए तब हम कंप्लेंट लॉन्च करें। दूसरा ट्रीटमेंट, जैसा आपने कहा कि आप उस हॉस्पिटल की प्रेमाइसिस के अंदर पैर रखिए, आपका शोषण शुरू हो जाए। सबसे पहले तो आप गाड़ी में गए, आप गाड़ी पार्क करेंगे, तुरंत वो एक कॉमर्शियल सिस्टम से जो पार्किंग वहां प्लेस बना हुआ है, वहां आपको पार्किंग का 100 रुपया 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, वहां से स्टार्ट हो जाता है।
मैं इसमें थोड़ा सा बता दूं कि इन जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, खासतौर से मैं दिल्ली की बात करूं तो इन सबको लीज पर, 1 रुपए की लीज पर गवर्नमेंट से लैंड मिली हुई है। और वो जब लैंड मिली थी उसमें लीज में कंडीशंस हैं कि आप जो है इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे जो अदर देन योर प्रोफेशन। अब उसमें इन्होंने क्या कर दिया है, पार्किंग, पार्किंग के बाद आप जाइए, आपको कैफेटेरिया मिलेगा बहुत बढ़िया हाई क्लास, जो बाजार दाम से 5-6 गुना रेट पे आपको सामान दे रहा है। उसके बाद आप जाइए फार्मेटिकल, वहां पे जो है आपको मेडिसिन शॉप मिलेगी। वो दवाई भले ही आप पैरासीटामोल है, आप बाहर से लेके जाएंगे वो फेंक देंगे, वो कहेंगे ये हम नहीं इसको यूज करेंगे, हम अपने ही यहाँ के जो फार्मासिस्ट है, जो दुकान खुली हुई है उससे आप दवाई लेंगे तो हम उसको यूज करेंगे। तो एक नेक्सस वो जो बन गया। फिर आप चौथी कदम रखते हैं तो वहां आपको इंश्योरेंस वाले, मेडिक्लेम वाले, वो सब आपको बैठे हुए मिलेंगे, वो आपको पूरा ल्यूर करेंगे कि आप ये कराइए, वो कराइए, वो कराइए। उसके बाद आप एडमिशन पे जाते हैं तो फटाक से आपको एडवांस में पैसा जमा करने को बोला जाता है, और वहां से फिर शुरू हो जाता है। एक बार वंस द पेशेंट एंटर इनसाइड, वो उनके पास गया तो आपको बस उसके दर्शन बंद, और आप वो क्या उसके साथ कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, यू हैव नो राइट टू से एनीथिंग, इवन उसको देखने का आपको राइट नहीं। इसी उसमें आपको बहुत रिसेंट वाकया जो पिछले 2-3 दिनों का है, जी तस्लीमा नसरीन का है, फेमस राइटर जी है, बांग्लादेश के जो फेमस राइटर है जी हिंदुस्तान में जी जी आजकल। जी। वो हॉस्पिटल में गई, कुछ छोटी मोटी तकलीफ लेके उनका हिप रिप्लेसमेंट कर दिया, विच वाज नॉट रिक्वायर्ड। अब वो बताइए। परेशान है। अब और मजे की बात है वो परेशान है, और नोबडी रेज दिस वॉइस, कोई उस पर एक्शन नहीं है, कोई उन नहीं डॉक्टर्स के है। ऊपर कोई एक्शन नहीं है इस नेग्लिजेंसी का। कि क्या है, अभी एक दीपक जी ने एक केस विन किया था इसी से, नेग्लिजेंसी एंड क्या था दीपक जी, आप ही बताएं। इरेगुलरिटी वर्सेस इलीगलिटी। यस। अब वो उसी में लग जाता है आदमी, आप इसको थोड़ा क्लियर करें क्या सिस्टम है, होता है ये। अभी नहीं जैसे रिप्लेसमेंट की बात की। राकेश जी, जी राकेश जी, जी मोहन, मैं जी जी एक मोहन चीज में और जरूर हाँ कहना चाहूंगा कि जी देखिए दिल्ली गवर्नमेंट के पास, जैसे हम हॉस्पिटल बनाते हैं, गवर्नमेंट का परमिशन लेते हैं, तो एक हर जगह में एक नर्सिंग होम्स एक्ट होती है, ठीक जी है, वो हिंदी में इंग्रेजी में जहां भी स्टेट में नर्सिंग होम एक्ट बनाते हैं। जब बनाते हैं उसका एक रूल रहता है कि आप जो पब्लिक का कर रहे हैं, तो कई बार 20% सीट जो गरीब को रिजर्व रखते हैं, लेकिन वो जी हमें कभी मिलती नहीं है। एक दूसरा चीज ये होती है कि जो निक्सस की बात हम करते हैं, परमानंद सिंह कटारा केस के बारे में बात चीजें हो गया, हॉस्पिटल के रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किया गया है। जैसे आपने कोई रास्ता में गिर जाता है, सड़क दुर्घटना में गिर जाता है, तो जी ये लाइफ के कॉर्पोरेशन वर्सेस के एक केस हुआ था। उसके तहत ये हुआ कि कई बार क्या होता है कि एक्सीडेंट जो विक्टिम होता है, हम लोग उनको उठाते नहीं है, क्योंकि अगर हम उठा लेंगे तो पहले तो पुलिस वाले आएंगे, कहेंगे भाई आप क्यों उठाए थे। अगर आपने लेके हॉस्पिटल एडमिट कर दिए तो लोग कहेंगे भाई किसे लाया उसने यहाँ पे, फिर आपने कोर्ट का धक्का खाते रहिए। तो इस चक्कर में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दिया है कि भाई आपके कोई इमीडिएटली आपको इलाज करना पड़ेगा। नहीं तो डॉक्टर्स के पश्चिम बंगाल खेत मजदूर केस में भी यही हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपको कहीं भी कहीं अगर पेशेंट मिलता है, आप उसको इलाज करने से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल क्या करते हैं, क्योंकि जब अवस्था संगीन है, कहते हैं गवर्नमेंट के ले जाओ, वही मर जाए तो दिक्कत है, हमारे पास नहीं मरना चाहिए। तो ये जो एटीट्यूड था, तो कोर्ट ने तो जरूर कह दिया। लेकिन दीपक भाई बताएंगे कि लॉ में क्या होता है, एक तो रियलिटी होता है कि थियोरेटिकल होता है कि प्रैक्टिकल होता है। थियोरेटिकल में कोर्ट का बात हो गया, लेकिन प्रैक्टिकल में ही हो रहा है, आप धक्का खाते रहते हैं। दूसरी चीज ये होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी की बात आपने कहे, और एक डायग्नोस्टिक से बात होती है। मैं पहले क्या, किसने एक एक एग्जांपल लेता है कि भाई आपको एक बॉडी का टेस्ट कराना है, एक्सरे वाला ही कर ले, डिजिटल एक्सरे कर ले। अगर आपने सीटी स्कैन कराएंगे तो यार यूएसजी कराएंगे, और यूएसजी कराने के 2 बार कहेंगे भाई, एक बार पहले करा लो, फिर 2 घंटे बाद कहेंगे सर एक कॉन्ट्रास्ट करना पड़ेगा। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है कि आपको दवाई पिलाते हैं। तो हमने कहा भाई अगर कॉन्ट्रास्ट करना है पहले क्यों नहीं कॉन्ट्रास्ट कर दिए। अगर 2 बार करेंगे तो क्या होगा, कंट्रास्ट के बिना कंट्रास्ट के 4,000, कॉन्ट्रास्ट के 6,000। तो 2 बार आपने टेस्ट किया, आपने उनको दिया 10,000 रुपया। अगर एक टेस्ट करता है 8,000 में काम हो जाता, 6,000 में काम हो जाती। लेकिन आम आदमी को तो ये नहीं पता है ना। मान लीजिए मैंने कहा सर मैं तो टेस्ट करके 15 दिन पहले आया, अरे सर 15 दिन हो गया, 7 दिन के बाद हम तो दोबारा टेस्ट करेंगे। और आप टेस्ट वहीं कहाँ करेंगे, हमारे पैथोलॉजी में चले जाइए, या हमारा जो कंट्रैक्टेड पैथोलॉजी तो वहां पास जाइए। ये जो हाँ वही कमीशन है। की धंधा है, ये होता है। और दूसरी वाली बात है कि जैसे मैडम कह रहे थे, दीप्ति मैडम कह रहे थे कि ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। इसको मैं नहीं कहूंगा कि सारा गवर्नमेंट कर दो, सारा प्राइवेट कर दो।
लेकिन ये रेगुलेटिंग स्ट्रक्चर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2008 का है, 10 का है, लेकिन क्लिनिकल तो उसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को सॉरी क्या हम फॉर लोग द लागू करा रहे इंटरप्शन, हैं, है ना। अब दूसरे लास्ट चीज जो मैं ये कहूंगा कि जैसे शिवाजी भाई से मैं सहमत हूँ कि शिक्षा और स्वास्थ्य को हम हमेशा सरकार को देना चाहिए, चाहे जिस स्थिति में हो जाए। तो कम से कम लोग वहां लोग लोगों को मारने के लिए नहीं बैठते हैं कि पैसा कमाने नहीं बैठते हैं। ठीक है, भीड़ होता है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, थोड़ा परेशानी जरूर होता है, लेकिन जो फायदामंद भावना होता है कम से कम वहां नहीं होती है। तो मैं देखता हूँ आजकल को एक ऑपरेशन होता है सिजेरियन, 90% प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको बताएंगे सिजेरियन कर लो, जबकि हम सबको बताएं बिल्कुल सिजेरियन में उनको 4 दिन रखना पड़ेगा। अगर नॉर्मल डिलीवरी होता तो 2 घंटे बिल्कुल बाहर कर बिल्कुल देंगे, बिल्कुल अगर बिल्कुल 2 घंटे बाहर आ जाएंगे तो पैसा कौन देगा। तो यू हैव टू एग्जैक्टली थिंक ऑन दोज लाइन and create a एग्जैक्ट necessary legal social structure to ensure that at least health is not compromised at the altar of business। वही मैंने बताना एग्जैक्टली था मुझे। थैंक यू। नहीं, दीपक जी कुछ कह रहे थे। सर इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है सबसे ज्यादा लिटिगेशन में या राइट्स के लिए फाइट करने में, कि जो एक्ट बना हुआ है उसके अंदर एक कंडीशन ये है कि आपको एक डॉक्टर ओपिनियन देगा कि ये फलाने डॉक्टर साहब ने जो इलाज कराए, जो टेस्ट करे हैं, गलत करे हैं, रिक्वायर्ड नहीं थे, ये आपका ट्रीटमेंट गलत हुआ है। आप एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक किसी डॉक्टर साहब के पास चले जाना, कोई भी डॉक्टर साहब आपको ओपिनियन नहीं देगा दूसरे डॉक्टर साहब के खिलाफ। समहाउ आप कोर्ट से डायरेक्शन भी करा लेते हैं, जिसके अंदर एक समय लग जाता है। आप डायरेक्शन करा कर आएंगे तो 2 3 5 डॉक्टर्स का एक पैनल बना दिया जाएगा, अलग अलग हॉस्पिटल्स के होंगे, उनकी रिपोर्ट आने में ही एक टाइम लग जाएगा। और वो रिपोर्ट जरूरी नहीं है कि आपके फेवर में और उनके डॉक्टर साहब के खिलाफ है। बहुत कई 100 में एक केस होता है जब ऐसी कोई रिपोर्ट आती है, और वो रिपोर्ट भी किन केसेस में आते हैं जहाँ पे अपेरेंटली नजर आ रहा होता है ऑन द फेस ऑफ इट, जिसे हम कहते हैं कि हाँ गलत हुआ है बिल्कुल, जिसे हम चेहरे से नेकेड आई से देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन हमारे शरीर के अंदर क्या गलत हुआ है, क्या सही हुआ है, इसे हम नहीं पहचान सकते और ना ही वो बताते हैं। तो एग्जैक्टली ये जो ओपिनियन वाला कंसेप्ट एक रखा हुआ है कि भी एक डॉक्टर ओपिनियन देगा, सबसे पहले आप इसके लिए एक अलग से यूनिट बना सकते हैं अगर सरकार चाहे। हमारे अगर डॉक्टर्स इतने फेयरली काम करना चाहते हैं तो वो अगर चाहें तो वो बहुत इजीली इस चीज को कर सकते हैं कि भाई ये ओपिनियन किस बात की, अगर हमें अपेरेंटली नजर आ रहा है कि हाँ कुछ गलत हुआ है, हम एक हॉस्पिटल से टेस्ट करा के आए हैं, हम दूसरे हॉस्पिटल के अंदर टेस्ट करवा रहे हैं, हमने आपकी बात मान ली भी, आप साहब कह रहे हैं कि हाँ जी दोबारा टेस्ट कराइए, हमने करा लिया और दोनों टेस्टों के अंदर एक डिफरेंट ओपिनियन आ रही है, डिफरेंट रिपोर्ट आ रही है, तो कोई एक तो फॉल्ट पर है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो वो कौन फॉल्ट है, तो पहले वाला हॉस्पिटल फॉल्ट पे या सेकंड वाला हॉस्पिटल फॉल्ट पे है? तो जो भी फॉल्ट पर है उसके खिलाफ क्यों नहीं ये ऑटोमेटिक एक्शन लेते होते हैं? जी तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि एक ऑटोमेटिक ही एक्शन स्टार्ट ये कर दें कि भैया तो मीन्स पहले एक वाले हॉस्पिटल रेगुलेटरी बॉडी एक ऐसी होनी चाहिए जो इस पे कंट्रोल रख सके। ये तो बात आई। मैं जी इसमें एक और चीज ऐड जी करना चाहूंगी। जी हाँ दीप्ति जी, जी कि जी जैसे अभी अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं जिसमें कहा जा रहा है कि एक मेडिकल हिस्ट्री जो है एक पेशेंट की वो अब ऑनलाइन रहेगी, जिसे हम ऑनलाइन बॉक्स जैसा रहेगा जिसमें जहां जहां उसके ट्रीटमेंट्स हुए हैं वो रहेंगे। तो ऐसा क्यों नहीं एक ऐसा सिस्टम बन सकता जिसमें मेडिकल ट्रीटमेंट जो एक हॉस्पिटल दे रहा है उसकी पूरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उन्होंने डाली हो, सो दैट उनकी जो है उनकी जिम्मेदारी बिठाई जा सके। अगर हम क्योंकि अगर डॉक्टर ने कुछ कह दिया, I am against putting this online. There is a matter of privacy. I don't think this should be put online, but the patient must be given a copy of the test. A patient लेके जाएंगे yes, and the doctor has to accept it. To that extent, I agree. Not online आप तो at all. कुछ अंदर ऐसा ऑपरेशन सिस्टम थिएटर होना की भी आप चाहिए। क्लेम कर सकते हैं, वो चार्जेस लेते होते हैं इस चीज के। अगर आप ओटी के अंदर बिल्कुल, आपकी सर्जरी कैसे हुई है वो सीडी देंगे आपको। हाँ उसका कोई रिकॉर्ड होना चाहिए ताकि उनकी नहीं आप क्लेम कर जिम्मेदारी सकते हैं तय और की आपको जाए। मिलेगी। इवन ओटी के अंदर जो सर्जरी हुई है उसमें डॉक्टर्स कौन थे, स्टाफ कौन था, वो क्या सर्जरी कर रहे थे, बिल्कुल, आप उसकी सीडी या पेन ड्राइव में कॉपी ले सकते हैं, लीगली ले सकते हैं, वो रिफ्यूज नहीं कर सकते आपको। उसके लिए वो चार्जेस लेते हैं और उसमें टाइम लेते हैं वो। चार्जेस अगर कोई मांगता है तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लेते चार्जेस हैं, है। अभी जैसे ईडब्ल्यू बीपीएल जी की ये वाली बात नहीं, this is part of the रात को this is not an extra duty. There is a responsibility they have to do it. सरकार साहब एक बात बताएं, ये जो भी हो रहा है
मैं समझता हूँ हर दूसरा तीसरा सिटीजन इससे कहीं ना कहीं पीड़ित है और देख रहा है इस सब जो भी ये लूट मची है, जो भी ये सिस्टम बना हुआ है, कोकस मैं कहूंगा बना हुआ है, फार्मेटिकल कंपनियों का, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, डॉक्टर्स हैं और दूसरे जो इससे जुड़े हुए सप्लायर्स हैं, सब सिस्टम, एम्बुलेंस ओनर्स हैं, एक पूरा कोकस एक बन गया है। उसमें आम आदमी अपने को असहाय पा। What do you think about it? कि how we can raise our voice against this malpractice, सरकार साहब? बिफोर तो है, जी हर हॉस्पिटल जो है जी वो सीजीएच के रेट्स को मानता है। इफ यू है ना, सीजीएच रेट्स कम नहीं है, बट दे आर एट नेशनल लेवल। व्हाई कांट दैट सीजीएचएस रेट्स, जैसे कि आप पहले कह रहे थे कि आपके ऑफिस से जाते थे सेंट स्टीफेंस के रेट्स को माना जाता था, and जी that was the standard, उसके ऊपर नहीं दिया जाएगा। इसी तरह से CGHS rate should be universally applicable for all these hospitals. Why should there be different rates? अब CGHS से मान लीजिए किसी चीज के लिए 1 रुपए लिया जाता है, दूसरा जो वो 5 रुपए लेता है, तो ये 5 गुना 10 गुने के फर्क क्यों आता है? Why should there be? So सर उसमें the CGHS should be taken as the standard. उसमें भी एक बहुत विडंबना मैं आपको इंटरप्ट करके बता रहा हूँ कि अगर आईसीयू में 15 पेशेंट या 10 पेशेंट है या 20 पेशेंट और एक डॉक्टर आता है एक्स को देखने के लिए, वो एक्स को देखता है, फर्स्ट नंबर पे बेड है उसका, और वो फर्स्ट नंबर के बेड को देख के और उधर 15 नंबर बेड तक चला जाता है, तो सभी के फाइल में लिखा जाएगा डॉक्टर विजिट चार्जेस 3000 2000 व्हाटसोएवर दे, तो वो 15 की विजिट हो गई। अगर वो डॉक्टर 2 बार चला गया दिन में तो उसकी डबल विजिट हो गई। नर्स अगर वहां से गई 3 बार उधर को घूम भी गई तो उसकी विजिट हो गई। अब आप, मैं रिसेंटली जिस की डेड बॉडी को मैंने दिलवाया अभी 29 को नहीं किया हुआ है जी, अभी मैं बताऊं, वो लीवर सिरोसिस का पेशेंट था, लीवर सिरोसिस का पेशेंट था, और उसके जो चार्जेस लगा रखे थे फिजियोथेरेपिस्ट के चार्जेस लगा रखे थे। फिजियोथेरेपिस्ट ने विजिट किया इसलिए उसके चार्जेस सुबह और शाम में 2 टाइम आया। जो आदमी वेंटिलेटर पर है, जिस आदमी को मतलब आंखें झपकने का भी वो पोजीशन में नहीं है, उसको फिजियोथेरेपिस्ट के चार्जेस लगा रखे। तो इसमें कैसे कंट्रोल हो? मेन मुद्दा ये आता है कि हम इसको हाउ वी कैन कंट्रोल और हाउ वी कैन रेज अवर वॉइस। दीप्ति जी, कोई ऐसा मैकेनिज्म आपके समझ में आता है जिससे हम आवाज उठा सके कुछ ऐसे? वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है। जी इसमें सीधी सी चीज ये होनी चाहिए कि एक तो हम एक पूरा जो है सिस्टम डाटा बना दें कि ये चीजें फीस के होंगे। ये किसी भी डॉक्टर की फीस जो है एक साथ अगर आता है तो मोर देन 2 पेशेंट्स ही कांट अटेंड एट द बेस्ट, है ना। तो ये 2 चीज वेरी कॉमन सेंस वाले जो लॉजिक्स है उसको अप्लाई करके किया जाए, दैट विल बी एनफ। एंड तीसरी चीज, if there is a violation, the hospital should be made to pay 10 times they have charged, unless and you put the clause of a penalty. ये चीजें नहीं ठीक होगी। बट सर वही बात आती है ना दीपक वाली, दीपक जी ने जो कहा कि वो वायलेशन हुआ, ये कौन प्रूव करेगा? जैसे आपने अभी कहा कि पेशेंट बेड पर पड़ा हुआ है वेंटिलेटर पर, उसका आप क्या फिजियोथेरेपी कराएंगे? वही ना, दैट इज यस, ठीक है ना। तो इस तरह की चीजें तो होंगी ना, वो तो कैसे करेंगे, वो आप उसके चार्जेस कैसे लगाएंगे आप? तो इस तरह की चीजें अगर सामने आती है और जब उनको पता लग जाए कि इसके होंगे पेनल्टीज, तो खुद ही नहीं करेंगे। सो इफ यू मेक दिस प्रोविजंस, नंबर 1, तो देयर विल बी चेक्स। यू सी कांट एलिमिनेट दिस, जो ये मैल प्रैक्टिसेस करते हैं और जो बदमाश हैं उन पर आपका कोई चेक तो होगा नहीं। यू कैन ओनली पुट सम काइंड ऑफ ए रेस्ट्रिक्शन ऑन, तो उतना ही कर सकते हैं। ये रेस्ट्रिक्शन तब तक नहीं होगा, देखिए कंप्लीट वो तब तक नहीं होगा जब तक कि देयर वुड नॉट बी ए प्रोविजन कि हॉस्पिटल में अगर 5 गड़बड़ी की शिकायत आती है, फॉरगेट अबाउट गड़बड़ी की नहीं आई है, 5 गड़बड़ी की शिकायत आती है तो हॉस्पिटल विल बी नेशनलाइज्ड। यही जो है चेक जो है। बहुत बढ़िया पॉइंट आपने कहा, बहुत बढ़िया आपने सजेशन दिया है, एंड वाकई इट्स वेरी नाइस सजेशन
कि उनको पेनल्टी का कोई डर हो, उनको पेनलाइज कर सके हम उसको। पेनल्टी का, यस डॉक्टर की यस, फांसी का, इंक्लूडिंग डॉक्टर की फांसी का पेनल्टी होना चाहिए, बिल्कुल तब ठीक जाके ये कहा। रोकें। तो हम सर इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे आप लोगों के साथ मिलकर के। आज बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि प्रॉब्लम्स तो हैं, मेन प्रॉब्लम को गाने से वो सबको पता है, उन डॉक्टर्स को भी पता है, वहां के स्टाफ को भी पता है कि क्योंकि उनका भी कोई ना कोई पेशेंट होता है, वो भी कहीं ना कहीं जब पेशेंट बन के जाते हैं, उनका कोई रिलेटिव पेशेंट होता है, तो वो भी ये सब फेस करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते। लेकिन दिक्कत वही आती है कि आवाज कौन उठाए, किसके खिलाफ और क्यों उठाए। तो योर माइंड ओपनर चैनल आप लोगों के सहयोग से इस आवाज को, इस मूवमेंट को चलाएगा। हम अपनी प्रॉब्लम्स को कोशिश करेंगे कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज तक, और जहां जो लोग कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं जो इस बारे में कोई डिसीजन ले सकते हैं, वहां तक आप लोगों की मदद से हम जाएंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। और मैं समझता हूँ कि आवाज मेरे एक, जब मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था तो एक प्रोफेसर जयरमन थे, वो एक ही बात कहा करते थे, इफ यू वांट समथिंग मेक सम हल्ला गुल्ला इन डेमोक्रेटिक कंट्री, यू विल गेट समथिंग, एटलीस्ट समथिंग। तो वही हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ हल्ला गुल्ला मचाएं, कुछ शोर मचाएं, उनको एक्सपोज करें, वो जो माल प्रैक्टिस चल रही है उनको एक्सपोज करें कि देखिए साहब ये है। अभी बच्चा पैदा हुआ है और उसको, बच्चे को भी वही, वो फिजियोथेरेपिस्ट भी आया, आई स्पेशलिस्ट भी आया, ईयर स्पेशलिस्ट भी आया, सारे स्पेशलिस्ट उस बच्चे को जन्म के आधे घंटे के आ गए और उन्होंने बिल बना दिया उसका 40,000 50,000 रुपए कि वो डॉक्टर्स ने विजिट किया। तो ये जो लूट, इस तरह की व्हाइट कॉलर लूट जो है, इसके खिलाफ सर हम आपका सहयोग हमेशा चाहेंगे। आज आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे से अपनी बात को रखा। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक्स करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह की कॉल पे दोबारा भी इस चीज को एक्सपोज करने के लिए आएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का, स्पेशली सरकार साहब आपका, आपने इतना टाइम आज निकाला थैंक यू इस सो मच। मुहिम में, आप और मैं बधाई देता हूँ आप सभी को कि आप इस मुहिम का आज पहला दिन है, आप सब लोग इसके पुरोधा बने हैं, आप सब लोगों ने इसको शुरू किया है, ये आप, यू आर द टॉर्च बियरर। और मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरह हम आगे भी बढ़ेंगे और आगे काम करते रहेंगे। पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।